क्या होता है जब? इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में केवल रासायनिक समीकरण को लिखना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं और ढेरों अभिक्रियाएं। सभी अभिक्रियाओं को समझकर याद रखना अभी संभव नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। इस वीडियो में मैं आपको सरल तरीके बताऊंगा जिनसे रासायनिक समीकरण को याद रख सकते हो, लिख सकते हो। तो एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, क्या होता है जब? प्रश्न में दिया जाता है एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न में जो नाम दिए जाते हैं उन नामों से सूत्र बनाना आना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या है? एथिल में एथ शब्द है और एथ हम किसे बोलते हैं जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो इस तरह से 2 कार्बन परमाणुओं को हम लिखते हैं। और ब्रोमाइड का मतलब है ब्रोमीन। दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ ब्रोमीन को जोड़ देते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। यहाँ पर कार्बन ने केवल 1 बंध बनाया है तो 3 और बंध इसके साथ हम बना देते हैं। इस कार्बन को देखो, इसने 2 बंध यहाँ पर बनाए तो 2 और बंध बनाएगा तो बंधों की कुल संख्या 4 हो जाएगी। शेष बंधों के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं और इसे हम सरलता से इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और साथ में जुड़ा है ब्रोमीन। तो यह एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। तो एथिल ब्रोमाइड का सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं CH3CH2Br और इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। अल्कोहलिक KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक होता है जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हो अल्क KOH। अब आपको क्या करना है, इस पोटेशियम के साथ इस ब्रोमीन को अलग करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड और दूसरे कार्बन से 1 हाइड्रोजन को अलग करना है। यहाँ से यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो उनमें से 1 हाइड्रोजन को इस OH के साथ अलग करना है। तो H और OH मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। तो इस अभिक्रिया में इस पहले कार्बन से तो ब्रोमीन अलग होता है, मतलब हेलोजन अलग होता है, और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन अलग होता है। तो यह विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया है। शेष दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन और हेलोजन के अलग होने से इन दोनों कार्बन के बीच एक और बंध का निर्माण होता है तो एथीन बनता है। बस आपको इस समीकरण को लिखना है। इसी अभिक्रिया को आप इस तरह भी लिख सकते हो, एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br। तो एथिल ब्रोमाइड को मैंने इस तरह से लिखा और तीर के ऊपर हम लिखते हैं अल्क KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस अभिक्रिया में एक तो हेलोजन अलग होता है और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन अलग होता है। हाइड्रोजन हेलोजन दोनों अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -HBr
और इन दोनों कार्बन के बीच यहाँ पर एक बंध का निर्माण होता है, जिससे दोनों कार्बन के बीच बंधों की संख्या 2 हो जाती है और इस तरह से एथीन बनता है। तो आप समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है? क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन का संरचना सूत्र आपको पता होगा कि बेंजीन को हम इस तरह से बनाते हैं और इस बेंजीन के साथ हम यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो यह क्लोरोबेंजीन है और इसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ करते हैं। मेथिल का मतलब मेथ और मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, उसके साथ क्लोराइड मतलब क्लोरीन जुड़ा होता है। कार्बन 4 बंध बनाता है और यहाँ पर कार्बन का एक बंध है, तो इस कार्बन के साथ हम 3 हाइड्रोजन को जोड़कर इसके बंधों की संख्या को 4 कर देते हैं, तो यह मेथिल क्लोराइड है। और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ होती है तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन के सभी कार्बन पर हाइड्रोजन होते हैं। एक तो आपको लेना है दूसरा कार्बन और एक चौथा कार्बन। दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन है और चौथे कार्बन पर हाइड्रोजन है। अभिक्रिया को समझने के लिए आपको इसे याद रखना है और इसकी अभिक्रिया हम करते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ। तो इस दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ अलग कर देते हैं और इस मेथिल समूह को इस दूसरे कार्बन से जोड़ देते हैं। क्लोरोबेंजीन इस दूसरे कार्बन से मेथिल समूह को जोड़ देते हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं HCl माइनस हो जाता है। परंतु यह अभिक्रिया इस चौथे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ भी होती है, तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड का दूसरा अणु, उसका हेलोजन क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है, तो यहाँ पर HCl के 2 अणु अलग हो जाते हैं और मेथिल इस चौथे कार्बन से जुड़ जाता है, तो एक और उत्पाद बनता है क्लोरोबेंजीन और इसके चौथे कार्बन से मेथिल समूह जुड़ जाता है। इस तरह से 2 उत्पाद बनते हैं। यह उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होता है और यह उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। आप इनके नाम भी लिख सकते हो और आपको नाम नहीं याद है तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समीकरण लिखना है। यह ऑर्थो उत्पाद है और यह पैरा उत्पाद है, क्योंकि इस दूसरे कार्बन को ऑर्थो कार्बन कहते हैं और इस चौथे कार्बन को पैरा कार्बन कहते हैं। ऑर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन। वैसे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समीकरण लिखना है। यह अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, तो तीर के ऊपर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लिख देते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होता है जब एथेनेमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है? यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। एथेनेमीन का सूत्र क्या है? तो एथेनेमीन में एथ, एन और एमीन छिपा हुआ है। एथ का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है। एन का मतलब कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एकल बंध है और एमीन का मतलब क्रियात्मक समूह NH2 जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बन परमाणुओं की चेन है, श्रृंखला है और उसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है।
प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। इस कार्बन का यहाँ पर एक बंध बना हुआ है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़कर इसके बंधों की संख्या को पूरा कर देते हैं। इस कार्बन के 2 बंध पहले से बने हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन को जोड़कर इसके बंधों की संख्या को हम 4 कर देते हैं। तो यह एथेनएमीन का सूत्र है। एथ मतलब 2 कार्बन और एमीन मतलब क्रियात्मक समूह NH2। तो 2 कार्बन की चेन है और उसके साथ एमीन जुड़ा हुआ है। इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, तो क्या होता है? एथेनएमीन CH3 CH2 NH2। इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको याद रखना है, CHCl3। यह अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में होती है। यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में 3 अभिकारक होते हैं, एथेनएमीन, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया को कैसे याद रखना है, इस तरीके को ध्यान से समझना। क्लोरोफॉर्म में कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े होते हैं। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 3 है, तो इस KOH के अणुओं की संख्या भी 3 होना चाहिए। KOH को हम 3 बार लिख देते हैं। तो तीनों पोटेशियम तीनों क्लोरीन के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 पोटेशियम क्लोराइड के अणु बनाते हैं। और यह हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़कर H2O बनाता है। ये दोनों हाइड्रोजन भी इन दोनों OH के साथ जुड़कर H2O के 2 अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या 3 हो जाती है। 1 2 3 3 हाइड्रोजन 1 2 3 3 OH के साथ जुड़ते हैं और जल के 3 अणु बनाते हैं। अब शेष क्या बचता है, वही हमारा उत्पाद होगा। तो CH3 CH2N, यहाँ से CH3 CH2N बचता है और यहाँ पर एक कार्बन बचा हुआ है, तो इस कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ देते हैं। इस उत्पाद को कार्बिल एमीन कहते हैं, कार्बिल एमीन। इसी कारण इस अभिक्रिया का नाम कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें कार्बिल एमीन बनता है। बेंजेमाइट को जल के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है? बेंजेमाइट का मतलब है इसमें बेंजीन है, बेंजीन, और बेंजीन के साथ एमाइड जुड़ा होता है। एमाइड, इस समूह को एमाइड कहा जाता है, CONH2। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CONH2, बेंजीन एमाइड। तो बेंजेमाइड इसका नाम है। इस बेंजेमाइड की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं, तो क्या होता है? तो बहुत ही आसान अभिक्रिया है। सबसे पहले हम इस बेंजेमाइड का सूत्र लिखते हैं, और इसकी क्रिया जल के साथ करते हैं, इसे जल के साथ गर्म करते हैं। हम जल को ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH। तो आपको क्या करना है, यहाँ से NH2 को अलग करना है और जल के एक हाइड्रोजन को अलग करना है। आप देख सकते हो NH2 जल के इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया।
NH3। शेष OH बचा हुआ है जो इस CO के साथ जोड़ दो, CO के साथ OH को जोड़ दो और बाकी संरचना को बना दो। तो ये उत्पाद प्राप्त हुआ। इसका नाम बेंजोइक अम्ल है। तो देखा आपने कितनी आसान अभिक्रिया है। क्या होता है जब क्लोरोएथेन की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराई जाती है? क्लोरोएथेन, एथेन का मतलब 2 कार्बन और उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। CH3 CH2 Cl क्लोरोएथेन का सूत्र है और इसकी अभिक्रिया हम करते हैं सोडियम एथोक्साइड के साथ। एथोक्साइड को देखो, एथ का मतलब 2 कार्बन और एथ के नाम में ऑक्साइड छिपा हुआ है। तो ऑक्साइड कब होता है? जब ऑक्सीजन होती है और साथ में सोडियम है। तो अब आपको क्या करना है? इनके बीच में एक बंध बनाना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है। CH3 CH2 ONA, इसे आप लिख सकते हो CH3 CH2 ONA। इसी का नाम है सोडियम एथोक्साइड। अभिक्रिया बहुत ही आसान है। क्या प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में? तो यहाँ से आपको क्लोरीन को अलग करना है और यहाँ से आपको सोडियम को अलग करना है, NaCl को अलग करना है, सोडियम क्लोराइड को अलग करना है और इसे यहाँ से उठाकर उल्टा करके इसके साथ जोड़ देना है। मतलब इस ऑक्सीजन वाली साइड से इस कार्बन को जोड़ देना है। तो CH3 CH2 लिखते हैं और इस ऑक्सीजन को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन के साथ CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 CH2O CH2 CH3। इस क्रियात्मक समूह को ईथर कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में ईथर बनता है। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और यह ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। विलियम के सन, रोना मत, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। विलियम के सन मतलब विलियम के पुत्र, विलियम के पुत्र रोना मत, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। तो विलियम के सन से आपको अभिक्रिया का नाम याद आएगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। रोना को कैसे लिखते हैं? RONA। यह सोडियम एल्कोक्साइड है और इस R के स्थान पर आप एक कार्बन लेते हो तो इसका नाम है सोडियम मेथोक्साइड। इस R के स्थान पर आप 2 कार्बन लेते हो तो इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। इसे हम सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, इसे हम सोडियम मेथोक्साइड बोलते हैं, इसे हम सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं। इस अभिक्रिया का अभिकारक है। रोना मत, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। तो रक्षा का मतलब है RX, एल्किल हैलाइड। R के स्थान पर एक कार्बन है तो मैथिल हैलाइड और हेलोजन के स्थान पर क्लोरीन है तो मैथिल क्लोराइड। 2 कार्बन की, इस R के स्थान पर 2 कार्बन की श्रृंखला है तो CH3 CH2 और हेलोजन आप कोई सा भी ले सकते हो। यहाँ पर हम क्लोरीन लेते हैं तो यह एथिल क्लोराइड है। RX का मतलब एल्किल हैलाइड, CH3Cl मैथिल क्लोराइड और यह एथिल क्लोराइड है। तो इनकी अभिक्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया को हम कहते हैं
विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम हेलोजन को लेकर भाग जाता है, तो सोडियम हेलाइड अलग हो जाता है और इस ऑक्सीजन को इस आर के साथ जोड़ देते हैं तो ईथर बन जाता है। इस आर के स्थान पर आप एक कार्बन की श्रृंखला ले सकते हो या 2 कार्बन की श्रृंखला भी आप ले सकते हो। तो इस आर को चेंज करके आप ईथर निर्माण की बहुत सारी अभिक्रियाएं लिख सकते हो। क्या होता है जब एथेनेल हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है, एथेनेल एल्डिहाइड होता है, एथ प्लस एन प्लस एल। जब हम इस नाम को हम तोड़ते हैं तो हमें 3 शब्द नज़र आते हैं। एथ का मतलब 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और एन का मतलब उन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है और एल का मतलब क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, CHO है। तो 2 कार्बन की श्रृंखलाओं को हम बनाते हैं और इस एक कार्बन को हम CHO में बदल देते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3C। एल्डिहाइड की संरचना इस तरह से होती है। तो यहाँ पर कार्बन के चारों बंध कंप्लीट हैं। इस कार्बन का केवल एक बंध है तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो CH3CHO। एथेनेल का सूत्र है CH3CHO। तो सबसे पहले हम एथेनेल का सूत्र लिखते हैं, CH3CHO। CHO को हम इस तरह से लिख देते हैं। और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान अभिक्रिया है। यहाँ पर 2 बंध है, इनमें से एक बंध को तोड़ना है और बंध को तोड़ने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और साइनाइड को जोड़ना है। आगे धनायन होता है तो हाइड्रोजन धनायन है और साइनाइड ऋणायन है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कार्बन से ज़्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। जब इन दोनों में से एक बंध टूटता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है, कार्बन पर धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस है और कार्बन प्लस है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस है और CN माइनस है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक बंध को तोड़ना है और इन दोनों को इनके साथ जोड़ना है। माइनस के साथ प्लस को जोड़ना है और प्लस के साथ माइनस को जोड़ना है। CH3CH। तो हम यहाँ पर इस एक बंध को तोड़ देते हैं इस तरह से और इस हाइड्रोजन को जो कि प्लस है इसे ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है। तो ऑक्सीजन के साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं और इस CN माइनस को, जिसे हम साइनाइड भी कहते हैं, साइनाइड, तो इस साइनाइड को हम इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। इस उत्पाद का नाम साइनोहाइड्रीन है। आपको नाम याद नहीं है, नाम याद नहीं रख सकते तो आप केवल समीकरण लिख दो। क्या होता है जब प्रोपेनॉन अमोनिया से क्रिया करता है, प्रोपेनॉन। तो इस प्रोपेनॉन का सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले इस नाम को हम शब्दों में तोड़ते हैं, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन प्लस ऑन। इन 3 शब्दों से मिलकर यह नाम बना है प्रोपेनॉन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन और एन का मतलब तीनों कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और ऑन का मतलब क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। यह क्रियात्मक समूह कीटोन है और इसी का अनुलग्न, इसी का नाम यहाँ पर ऑन लिखा जाता है।
तो आपको 3 कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला बनाना है। और इसमें बीच वाले कार्बन को कीटोन समूह में बदलना है। तो इस बीच वाले कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, तो यह कीटोन समूह बन जाता है। इस बीच वाले कार्बन के चारों बंध कंप्लीट हैं, 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन का केवल एक बंध है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़कर हम इसके 4 बंध कंप्लीट कर देते हैं। इसी तरह इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो यह प्रोपेनॉन है। इसका सामान्य नाम एसीटोन होता है। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करेंगे? अमोनिया के साथ, NH3 अमोनिया। तो अभिक्रिया को समझने के लिए इसे हम घुमाकर लिख देते हैं, इस तरह लिख देते हैं। अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। तो इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन के साथ अलग कर देते हैं, तो क्या बनेगा? H2, जल का एक अणु बनेगा। अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल का एक अणु बनाते हैं, और कार्बन के इन दोनों बंधों के साथ इस नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं। तो कार्बन के इन दोनों बंधों के साथ इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, NH। इसे हम, इसका नाम इमीन है। तो प्रोपेनॉन अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनता है? इमीन बनता है। तो आपको केवल रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रियाओं के समीकरण को कैसे याद रखना है और कैसे लिखना है। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करना।